हेलो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका चैनल साइंसकारी। मेरा नाम है नितेश चौहान और आज हम लोग पढ़ेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था लीनियर मोशन क्या है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को देखा था, डिफरेंट डेफिनेशंस को भी समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये वाला टॉपिक पूरे अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को समझेंगे। सभी ने थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं दो एक्सिस, जो कि है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे जो कि हेल्प करेंगी हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए। दीज आर द टू लाइन विच बेसिकली रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इट्स इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ये ऑरिजिन है। ठीक है, ऑरिजिन के राइट साइड में जाएं तो इधर हमको सब कुछ पॉजिटिव मिलता है, लेफ्ट साइड में जाएं तो नेगेटिव होता है। उसी तरह वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएं तो पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ जाएं तो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बेसिक बात आपको पता होगा। जब हम फिजिक्स में ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होगा, वहाँ पर उसकी जगह में कुछ टर्म्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम वगैरह वगैरह। ठीक है, वो रिप्लेस करेंगे एक्स को और वाई को। उसके बाद हमको ये समझना है कि क्या वो टर्म, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डिस्टेंस का, तो वो किस तरफ अलाइन होगा, मतलब वो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमको समझना है और ये हम इसको, इस साइन को ध्यान में रखते हुए ही समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं ये आइडिया सबको है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो भी हम ग्राफ बनाएंगे फिजिक्स में, उसको हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट कैटेगरी होगा वो होगा हमारा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। सेकेंड होगा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। थर्ड होगा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और फोर्थ होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये हम कुछ इक्वेशन लिखे हैं, कुछ रिलेशन लिखे हैं मैथमेटिक्स का, उसको आप समझिए। पहला वाला है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसका मीनिंग ये होता है कि इफ़ वी इंक्रीज वाई देन एक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब जो चेंज हम वाई में लाएंगे वही चेंज हमको एक्स में दिखेगा, और जितना वाई में चेंज लाएंगे उतना ही चेंज एक्स में आएगा। अगर वाई को बढ़ाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, वाई को घटाएंगे तो एक्स घटेगा। यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, ये उल्टा हो जाता है। अगर वाई को बढ़ाएंगे तो ये एक्स घटेगा और जितना बढ़ाएंगे उतना घटेगा। मतलब यहाँ पर उल्टा होगा और यहाँ डायरेक्ट होगा, जो करेंगे इधर वही होगा उधर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दो वेरिएबल हमको फिर से दिख रहा है, एक्स और वाई, और यहाँ दोनों का पावर 1 है। एक्स का भी पावर 1, वाई का भी पावर 1। और आपको पता होगा कि ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, और इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है और अगर डिग्री 2 होता है तो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सब हमको ग्राफ समझना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई टू वाई का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए यहीं पे हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इधर हो गया एक्स और इधर हो गया वाई। ठीक है, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या वो ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। ऑरिजिन का मतलब ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जब हम बताए थे, जहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, तो दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 है? यहाँ पर थोड़ा सा इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में ले आए तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू के वाई। ये सबको मालूम होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के, और अगर हम यहाँ y का वैल्यू 0 पुट करें तो x भी क्या हो जाएगा 0 0, मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ पासेस थ्रू द ऑरिजिन। ऑरिजिन से ये ग्राफ पास करेगा। उसके बाद ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। अब कोई पूछेगा कि स्ट्रेट लाइन क्यों बना, तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल है कि अगर इक्वेशन लीनियर है तो उसका ग्राफ हमेशा
स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन 100% बनेगा, ठीक है। तो क्या ये लाइन, ये वाला इक्वेशन लीनियर है? 100% है। कैसे? तो यहाँ भी 1 1 है पावर, यहाँ भी 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है, मतलब ये भी लीनियर और ये भी लीनियर, तो दोनों का स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पास कहाँ से होगा? तो ओरिजिन से पास होगा। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। देखिए x यहाँ पर है, y यहाँ पे है, x यहाँ पहुँच गया, y यहाँ पहुँच गया। तो इसीलिए हम पहले ही बोले थे कि जिस हिसाब से एक को बढ़ाएंगे उस हिसाब से दूसरा बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का ग्राफ, ठीक है। सिमिलरली अब आते हैं नंबर 3 में डायरेक्ट, क्योंकि दोनों लीनियर है तो दोनों में स्ट्रेट लाइन बनना है, तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, थर्ड वाले में भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा, हम चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक। तो x और y, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? बोथ कोऑर्डिनेट शुड बी 0। तो मेरा x 0 पुट करते हैं। अगर हम x को 0 पुट कर दें तो y का वैल्यू क्या आएगा? तो आप सही समझ रहे हैं, y का वैल्यू c आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो कहाँ से पास करेगा? ये पास करेगा x = 0 देन y = c, और वो कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा yc, और वो यहीं से पास करने वाला है। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 0 c, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू c, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अंतर ये है कि ये वाला ओरिजिन से पास करेगा और ये वाला ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ये कोई y के इंटरसेप्ट से पास करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड और फोर्थ पे। सेकेंड वाला का देखते हैं ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पर सेकेंड वाला ग्राफ हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर हम y को बढ़ाते हैं तो x घटता है, ठीक है, और जिस प्रोपोर्शन में y को बढ़ाते हैं उसी प्रोपोर्शन में x का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसका नाम, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है उसी तरह इसका नाम है हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। इस ग्राफ को हम हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं। और आप ध्यान से देखिए तो x इंक्रीज कर रहा है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो x इंक्रीज कर रहा है, लेकिन y नीचे आ रहा है। y ऊपर और नीचे देखना है, ऊपर नीचे y है और लेफ्ट और राइट x है। तो ये ग्राफ राइट साइड में जा रहा है, मतलब x इंक्रीज कर रहा है, और वही ग्राफ नीचे भी जा रहा है, डाउन जा रहा है, इसका मतलब y डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड का ग्राफ। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर वाले ग्राफ पे, ठीक है। तो फोर्थ ग्राफ कैसा बनेगा? तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो बनता है, जैसे इसका तो बनता है पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला। सेकेंड वाला का क्या बन रहा है? हाइपरबोला। तो फोर्थ वाला ग्राफ बनेगा पैराबोला, इसका बनेगा पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला होता कैसा है? तो अभी क्रिकेट का टाइम चल रहा है, बहुत लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे। तो क्रिकेट जब आप देखते हैं तो वहाँ पे एक वैगन व्हील दिखाता है, मतलब जो प्लेयर है वो किधर किधर शॉट मार रहा है, किधर किधर 6 और 4 मार रहा है। तो इस तरह का उसका कुछ वैगन व्हील होता है, यहाँ पे हम बनाते हैं। ये उसका फील्ड है, ठीक है, और ये उसका पिच है। तो यहाँ से जैसे दिखाता है कि इधर वो शॉट मारा, इस साइड इधर शॉट मारा, ऐसे शॉट मारा। तो इस तरह से जो शॉट दिखा रहा है, जो पाथ दिखा रहा है, दैट पाथ इज कॉल्ड पैराबोला। यही पैराबोला है, ठीक है। सिंपली आपको समझना है तो आप एक बॉल को थ्रो कीजिए आसमान में, और बॉल जो पाथ फॉलो करेगा दैट पाथ इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक पैराबोला ड्रॉ करना है, तो इसका पैराबोलिक ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये जो लाइन इस तरह से है उसको हमको यहाँ से देखना है, पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो इतना ही बेसिक ग्राफ है जो हमको पहले समझना है। अगर हम इतना समझेंगे तभी हम चैप्टर में एंट्री मारेंगे और उसके बाद हमको हर चीज़ समझ में आएगा। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक बात है और इतना आपको ग्राफ को ध्यान में रखना ही है अगर आपको पूरे ग्राफ को समझना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम हट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए तो रब किया जाए। अब जो भी हमको ग्राफ पढ़ना है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे।
तीन ही कैटेगरी का ग्राफ हमको समझना है। पहला हो जाएगा ST ग्राफ, दूसरा हो जाएगा VT ग्राफ और तीसरा हो जाएगा ET ग्राफ। पूरा बात करें तो S से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ और थर्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम, यहां पे दोनों आ सकता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों आ सकता है। यहां पे स्पीड आ सकता है या फिर वेलोसिटी आ सकता है। कुछ लोग इसको माइनस पढ़ने लगते हैं कि V माइनस टी ग्राफ, ऐसा नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, या फिर स्पीड टाइम ग्राफ है। और ये क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यही तीन ग्राफ पढ़ना है, इसके अलावा चौथा ग्राफ आएगा ही नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके इंटर रिलेशन का। ये तीनों ग्राफ आपस में कनेक्टेड भी है, आइसोलेटेड नहीं है, ये पूरी तरह से कनेक्टेड है। जैसे एक ग्राफ देकर हमसे दूसरे ग्राफ के बारे में पूछ सकता है, इसको देके इसके बारे में पूछ सकता है या फिर इसके बारे में पूछ सकता है। तो ये आपस में कनेक्टेड है। अब ये किस तरह से कनेक्टेड है उसको थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम आगे जाना चाहते हैं, फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको डिस्टेंस मालूम है, हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं या फिर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो वी हैव टू फाइंड द स्लोप। हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? स्लोप। और अगर हम पीछे आना चाहते हैं, रिवर्स, मतलब एक्सेलरेशन से स्पीड वेलोसिटी की तरफ या फिर डिस्प्लेसमेंट की तरफ, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वीडियो के एंड में हम पहुंचेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बस आप कनेक्ट कीजिए वीडियो के साथ कि अगर हमको आगे मूव करना है तो वी हैव टू फाइंड द स्लोप, और अगर हमको पीछे मूव करना है तो वी हैव टू फाइंड द एरिया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब है सम इंक्लाइनेशन। जैसे ये लाइन है, ये कुछ इंक्लाइंड है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ इंक्लाइंड है, तो वो कितना इंक्लाइनेशन है उसी को हम स्लोप कहते हैं। और स्लोप निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और m का फॉर्मूला होता है tan थीटा। जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको दो साइड चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। ये दोनों हमको मिल जाएगा तो इनका रेशियो करेंगे तो हमको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमको स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्राफ के बीच में। और एरिया का मतलब तो बहुत क्लियर है, एरिया किसी फिगर का। अब कैसा फिगर? तो जैसे वो 2 डायमेंशनल फिगर हो सकता है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल, सर्कल, कुछ भी हो सकता है, तो उसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस तरह से हम ये दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इतना ही हमको पढ़ना है। अब चलिए हम इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हर सिचुएशन के लिए हम 3 ही ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ रेस्ट का। केस 1, फर्स्ट केस होगा हमारा रेस्ट। रेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि बॉडी रुका हुआ है किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, ये पिछले वीडियो में हम समझाए थे बहुत अच्छे से। तो अभी मान लीजिए कि वो बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट का मतलब उसका स्पीड या वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो हमको 3 ग्राफ ड्रॉ करना है और हम तीनों ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करना चाहेंगे। ठीक है, क्या? ST ग्राफ, फिर VT ग्राफ और फिर ET ग्राफ। तीनों ग्राफ हम एक साथ ही ड्रॉ कर देंगे, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इमेजिन करना है। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज अ कार। ये रोड है और रोड के ऊपर एक कार खड़ी है। ठीक है, ये हमारी कार है और इसका वेलोसिटी 0 है, रुका हुआ है पूरी तरह से ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग से रुका हुआ है, वो कुछ दूर जाके भी रुक सकता है या फिर शुरू से भी रुक सकता है, दोनों बातें हो सकती है। तो अगर ये शुरू से रुका हुआ है, इनिशियली शुरू से रुका हुआ है, तो ये कोई डिस्टेंस मूव ही नहीं किया, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। डिस्टेंस हो जाएगा 0।
अब क्या है कि समय आगे चल रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है। टाइम के साथ क्या है कि टाइम कभी रुकता नहीं है, ये बात सबको पता है, कॉमन सेंस वाला बात है कि टाइम कभी रुकता नहीं है। मतलब टाइम का ग्राफ हमेशा आगे जाएगा, वो भी राइट साइड में जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा। कुछ कुछ बात अगर आप समझ लेते हैं तो आप गलत ग्राफ को बहुत आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे कि टाइम के रिस्पेक्ट में आप कैसे एलिमिनेट करेंगे गलत ग्राफ को, कि टाइम कभी रुकेगा नहीं। रुकने का मतलब है कि ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये गलत ग्राफ हो चुका है। क्यों? देखो क्या हो रहा है कि डिस्टेंस अगर हम ऊपर ले जाएं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन टाइम क्या हो चुका है? कांस्टेंट। टाइम रुक चुका है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि टाइम रुक जाए, है ना। टाइम को हमेशा आगे जाना पड़ेगा। तो अगर ग्राफ में टाइम को रोक दिया है या फिर टाइम को पीछे ले आया है, जैसे ग्राफ ऐसा जा रहा है, ये रिवर्स जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वक्त पीछे नहीं लौट सकता है, आपको पता है, बिना टाइम मशीन के, है ना। और वक्त रुक भी नहीं सकता है। तो टाइम शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट शुड बी इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ को तो आगे ही जाना पड़ेगा, ये ना ही सीधा होगा और ना ही पीछे आएगा। अगर ऐसा किसी ग्राफ में दिख रहा है तो हम तुरंत उस ग्राफ को एलिमिनेट करेंगे कि दिस इज द रॉन्ग ग्राफ। तो अब क्या है कि डिस्टेंस तो जीरो है क्योंकि वो गाड़ी रुका हुआ है और टाइम चलते जा रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ हम बनाएंगे। यहां क्या, इस ग्राफ से समझ लेते हैं, ग्राफ समझाना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है कि टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है? वो जीरो है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, आप मानिए कि आपने यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया इस जगह से, और ये गाड़ी कुछ दूर चल के रुकी है, ठीक है। मतलब ये समथिंग डिस्टेंस मान लेते हैं कि 2 मीटर या जो भी आप मानना चाहें, मान लीजिए कि उतना मीटर ये चली और उसके बाद ये रेस्ट में है, ठीक है। तो जहां तक भी गई उसका डिस्टेंस ये हो गया, ये उसका डिस्टेंस हो गया, और इसके बाद ये रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो अब इसका जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर ही रहेगा। 2 से +3 माइनस तो नहीं होगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। और टाइम क्या है? वो तो सीधा जाएगा, टाइम तो बढ़ते रहेगा। तो हो गया ये ग्राफ। इस ग्राफ का ये मतलब है कि टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है। देखो अगर ये ग्राफ ऊपर जाएगा इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, ग्राफ नीचे जाएगा मतलब डिस्टेंस घट रहा है, लेकिन एकदम पैरेलल है, मतलब डिस्टेंस क्या हो चुका है? कांस्टेंट। तो ये हो गया रेस्ट का एसटी ग्राफ। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ चुका है, ठीक है। अब ये समझ में आया तो अब हम लोग आते हैं वीटी ग्राफ में। वीटी क्या होगा? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका? जीरो। वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोल ले, वो दोनों क्या होगा? अगर रेस्ट में है तो दोनों जीरो होगा। तो वेलोसिटी जीरो कहाँ पर है? इस जगह पे है। और फिर वही बात है कि टाइम क्या है? तो टाइम को तो बढ़ते जाना है, टाइम रुक नहीं सकता है। तो ग्राफ ऐसा टाइम वाले एक्सिस पे ही सीधा चल दिया, जैसा यहाँ पे। तो इस केस में ये दोनों ग्राफ पॉसिबल है, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। नीचे वाला का मतलब है कि बॉडी शुरू से ही रुका हुआ था, लेकिन ऊपर वाला ग्राफ का मतलब है कुछ दूर चला फिर रुक गया, दोनों में अंतर है। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अभी वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, वेलोसिटी सिर्फ जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे यही पॉसिबल है। नेक्स्ट एटी ग्राफ पे आ जाए। तो एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता क्या है आपको याद करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन स्पीड। कितना स्पीड चेंज हुआ, स्पीड में चेंज हुआ कि नहीं। तो स्पीड क्या है? वो तो जीरो है। कितना स्पीड में चेंज हो रहा है? जीरो, क्योंकि स्पीड पहले भी जीरो बाद में भी जीरो, तो कितना चेंज हुआ? जीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो और एक्सेलरेशन जीरो, और टाइम तो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ भी यही ग्राफ, ठीक है। तो तीनों ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ये तीनों रेस्ट का ग्राफ है, और रेस्ट में हम तीनों ग्राफ ड्रॉ कर दिए, एस टी, वी टी और ए टी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मूव करेंगे केस नंबर 2 की तरफ, लेकिन आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो केस 2 आ जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो अब बॉडी रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। लेकिन मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। पढ़ाए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, कि वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, लेकिन वो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब हम फिर से ड्रॉ करेंगे यही एस टी, वी टी और ए टी ग्राफ, ठीक है। तो एक बार रब कर देते हैं और फ्रेश बनाते हैं। एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ, ठीक है। तो यही
फिगर देखिए आप लोग, ये गाड़ी है और ये गाड़ी चल रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमेजिन करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है और ये स्पीड को मेंटेन करके ये गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो पहले डिस्टेंस के बारे में सोचना होगा कि डिस्टेंस हुआ क्या। तो ये डिस्टेंस तो बढ़ते जाएगा, क्या ये 2 मीटर पर फिक्स हो जाएगा, नहीं, डिस्टेंस तो बढ़ते जाएगा। तो इस बार टाइम तो आगे बढ़ेगा ही, डिस्टेंस भी आगे बढ़ेगा, मतलब ये ग्राफ इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन, तो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में कैसे जाएगा, क्या ये स्ट्रेट जाएगा, कर्व जाएगा, वो हमको समझना है। इतना तो हमको आइडिया मिल गया है कि यहाँ पे टाइम को भी बढ़ाना है और डिस्टेंस को भी बढ़ाना है, तो इसको भी बढ़ाना है और इसको भी बढ़ाना, अल्टीमेटली ग्राफ इधर जाना है। लेकिन इधर कैसे खींचें, स्ट्रेट लाइन खींचे, कर्व लाइन खींचे, टेढ़ा लाइन खींचे, क्या करें वो हमको समझना है। तो उसके लिए हम समझेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब आपको जब भी ग्राफ बनाना है तो आप ध्यान दीजिए कि क्या जो दो क्वांटिटी है जिसके बीच में ग्राफ बनाना है उसके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, क्या डिस्टेंस और टाइम के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है। क्या है वो? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये चीज़ सबको मालूम होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गया। याद करो फर्स्ट केस आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट केस जहाँ पे हम बोले थे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है और प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट क्या है? v है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है और ये ऑरिजिन से पास करेगा, वो वाला जो चीज़ वहाँ बताएं अब उसको अप्लाई करने का बारी आ गया। तो ये ऑरिजिन से पास करेगा और एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब ये समझना है कि क्या ये ग्राफ इस ऑरिजिन से नीचे भी जा सकता है? ऊपर जा रहा है वो तो समझ में आ ही रहा सबको, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ग्राफ एकदम ऊपर जाएगा। टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्या ये ग्राफ पीछे आएगा, ये हमको समझना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। जहाँ पे हम कोई सवाल पूछते हैं आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद ही वीडियो को प्ले करेंगे। तो अब हम इसका आंसर दे रहे हैं, तो इसका आंसर है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस लाइन ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएं तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि टाइम -1 आवर हो रहा है, -5 मिनट हो रहा है? पॉसिबल नहीं है। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम आगे बढ़ते रहता है, टाइम रुकता नहीं है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो टाइम नेगेटिव नहीं होगा, तो ये ग्राफ इधर नहीं आएगा। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? वो तो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी तुम्हारा नेगेटिव नहीं होता। याद करो पिछले क्लास में स्केलर और वेक्टर में पढ़ाए हैं कि वेक्टर तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और ये दोनों चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये कर्व पीछे तो नहीं आ सकता है, पीछे नहीं आ सकता है। क्लियर है? चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं अपने इस ग्राफ की तरफ, वीटी ग्राफ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रिलेशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि वी और टी में क्या, जैसे यहाँ रिलेशन देखे ना एस और टी में, ये वाला, यहाँ रिलेशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमको अपने आप समझ में आ रहा है, क्या कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी का एक वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगा। जैसे कि वो वैल्यू कितना है? 40 है, तो मान लो ये 40 है, ये वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और धीरे धीरे वी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वो 40 हो जाएगा। अब टाइम भले बढ़ते रहे लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगा? वो तो 40 रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो v 40 40 40 और टाइम बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। जब भी एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वन एक्सिस बनेगा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा वहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं किए थे, लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर एक क्वांटिटी कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन एक एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है टाइम एक्सिस के वो पैरेलल है, ठीक। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? तो क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? नहीं, ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड बढ़ घट नहीं रहा है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। इस केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या? चेंज इन स्पीड, तो स्पीड तो बदला ही नहीं, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी बोले तो ज़्यादा बेटर होगा, वेलोसिटी तो बदला ही नहीं, और नहीं बदला तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, लेकिन टाइम तो बढ़ के रहेगा, तो फिर ये वाला ग्राफ। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2 खत्म। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए
तो अब मूव करते हैं अपने थर्ड केस की तरफ। केस नंबर 3, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। और यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज होता रहता है। और यही वो सिचुएशन है जिससे हम डील करते हैं। मतलब ये गाड़ी जो चल रही है पीछे, उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, कुछ भी हो सकता है। स्पीड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे हम जब बाइक चलाते हैं तो हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, मतलब उससे स्पीड बढ़ाते हैं, फिर हम इस एक्सेलरेटर छोड़ते हैं तो वो डिसेलरेट होता है, या फिर रिटार्डेशन आ जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसका स्पीड घटता है। तो इस सिचुएशन के बारे में हमको बात करना है। तो यहाँ भी हम उसी तरह से 3 ग्राफ बनाएंगे। क्या क्या? ST, VT और AT। ठीक है, अब इस बार हम उल्टा बनाते हैं। सबसे पहले हम AT का बात करते हैं। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना है? तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन आएगा, 100% आएगा। और जितना वेलोसिटी चेंज हुआ है उसका रेट देखना पड़ेगा, उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। अब कोई सोच सकता है क्या ये जरूरी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ना है, वेरिएबल नहीं पढ़ना है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ध्यान में रखते ही ये सारा बात हम करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, अब ये एक क्वांटिटी कांस्टेंट है। अभी थोड़ा देर पहले मैं इसी को डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू वन एक्सिस। देखो, तो एक्सेलरेशन में कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं ये वो वैल्यू है, और ये कांस्टेंट फिक्स हो चुका है। टाइम तो बढ़ते रहेगा, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? समझ में आ गया? AT ग्राफ। अब आते हैं VT ग्राफ पे। तो VT ग्राफ कैसे बनेगा? तो यहाँ पे हम थोड़ा देर पहले जो बोल रहे थे कि आप पता कीजिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। पहले ये देख लेते हैं कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट है तो फिर तो डायरेक्ट लाइन खींच देना है, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, V = U + AT। एक्चुअली ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको हम अगले वीडियो में प्रूव कर देंगे कि ये रिलेशन कैसे आया, V = U + AT। फिलहाल आप इसको याद करिए कि V = U + AT एक रिलेशन होता है V और T के बीच में। तो ये एक वेरिएबल हो गया T जो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया y और ये हो गया x। देखो x की जगह क्या लिखा हुआ है? x एक्सिस की जगह क्या लिखा हुआ है? T। और y एक्सिस की जगह क्या लिखा हुआ है? V। तो यहाँ y लिख दिए, यहाँ x लिख दिए। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं c, और यहाँ लिख देते हैं m। तो ये क्या बन गया है? y = mx + c। और याद करो, y = mx + c का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि दोनों का पावर 1 है, डिग्री 1 है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो हम कंफर्म हो गए कि इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। और याद कर लीजिए किसका ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा, स्टार्टिंग में बता दिए थे। कहाँ से पास करेगा? तो ये y इंटरसेप्ट से पास करेगा, जिसका वैल्यू c है। c से पास करेगा, 0 c, याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये c की जगह क्या है? u है, मतलब ये u से पास करेगा, u से पास करेगा और स्ट्रेट लाइन होगा। अब u से स्ट्रेट लाइन हम 3 तरीके से खींच सकते हैं, एक तो सीधा, एक ऊपर, एक नीचे। हम तीनों का मतलब समझाते हैं, एक सीधा, एक ऊपर, एक नीचे। तीनों का मतलब, सीधा का मतलब ये हुआ अगर हम एकदम स्ट्रेट खींच दिए u से, तो इसका ये मतलब है कि हम स्पीड को कांस्टेंट कर दिए हैं, जो कि इस केस में तो पॉसिबल नहीं है। केस नंबर 3 में पॉसिबल नहीं है, वो केस नंबर 2 में पॉसिबल है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट था, तो ये वाला केस, ये वाला जो ग्राफ है वो इसका आ जाएगा, v कांस्टेंट का आ जाएगा, केस 2 का आ जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला लाइन पॉसिबल नहीं है। या तो ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा। अब ये किधर जाएगा, ऊपर कि नीचे? तो ये डिपेंड करेगा इसके स्लोप पे। अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये m जो कि स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो ये ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। और अगर स्लोप नेगेटिव है
तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा और स्लोप नेगेटिव तो नीचे जाएगा। अब स्लोप की जगह लिखा क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको देख लेना है। जैसे एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा, जैसे कि हो सकता है +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ये हो सकता है -5 या माइनस कुछ भी, -5 बार बार नहीं लेते हैं, तो हो सकता है -3 आ जाए। दोनों पॉसिबल है। एक्सेलरेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। माइनस एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, पता होगा सबको। तो ए का वैल्यू अगर प्लस है तो ग्राफ ऊपर, और ए का वैल्यू माइनस है तो ग्राफ नीचे, ठीक है। तो ये हम ग्राफ के बारे में समझ लिए, ग्राफ बनाते कैसे। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझते हैं। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्पीड बढ़ रहा है, और देखो ग्राफ में भी दिख रहा है स्पीड बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे ये v ऊपर जा रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब रिटार्डेशन मतलब स्पीड घट रहा है, तो देखें स्पीड घट रहा है, ठीक है। तो ग्राफ को देख के इट इज वेरी मच क्लियर कि स्पीड का क्या हो रहा है। अगर ये ग्राफ एकदम सीधा है, वीटी ग्राफ का हम बात करें, वीटी ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीनों ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट वीटी ग्राफ है, और इन तीनों केस में सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है। मतलब अगर हम बोले इतने पूरे पढ़ाई में जितना जो पूरा हम अभी तक डिलीवर किए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो वो ये है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इजी से फ्रेम होने वाला है। कि अगर वीटी ग्राफ में ग्राफ इस तरह से एकदम स्ट्रेट, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी। और अगर ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यही हमारा 3 केस है जो कि हमको कवर करना था, और हम सब कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की है। इसमें हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का बात नहीं किया, तो हम बस थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहे हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर वो नेगेटिव है तो वो ग्राफ नीचे आ सकता है। जैसे इसी में देख लो कि अगर यहाँ पे स्पीड ना हो कि हम बोल दें ये वेलोसिटी है, इट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ नीचे जा सकता है। जैसे ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो ये इस एक्सिस को भी क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये नीचे गया इसका मतलब v का वैल्यू नेगेटिव हो गया। देखो ये लाइन के ऊपर v पॉजिटिव है और इसके नीचे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव में जा सकता है। कब, जब ये वेक्टर हो मतलब वेलोसिटी हो। तो वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये नीचे जाएगा। लेकिन अगर कोई बोल देगा ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो फिर ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मालूम होना चाहिए कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्केलर है। क्लियर है, ठीक है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का भी बात होगा कि डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके तरफ मूव कर जाते हैं कि हमारा एसटी ग्राफ क्या बनेगा, ये फाइनल है ना। तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट का बात तो यहीं पे खत्म हो गया था, सारा कांस्टेंट यहीं पे था। तो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, तो हम पता करेंगे इनमें क्या रिलेशन है। तो अगर ये यूनिफॉर्म मोशन होता तो ये वाला रिलेशन होता, क्या, S = VT। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पर जो रिलेशन होल्ड करता है वो है S = UT + ½ AT²। S = UT + ½ AT², ठीक है। जैसे यहाँ पर एक रिलेशन आया V = U + AT, और वैसे यहाँ पे इक्वेशन है S = UT + ½ AT²। इसको भी हम लोग आगे प्रूव कर लेंगे। तो पहले देखते हैं क्या ये लीनियर है, कैसे पता चलेगा। तो हम वेरिएबल का पावर देखेंगे, T और S का पावर देखेंगे। S का पावर तो हमको 1 दिख रहा है, लेकिन T का पावर 2 दिख रहा है। और जैसे ही T का पावर 2 दिखा तो मैथमेटिक्स में सब पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है पैराबोला। स्टार्टिंग में बताए थे। तो अब बारी आ गया है पैराबोला बनाने का, ठीक है। फिर क्या ये ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा, एकदम करेगा, ठीक है। देखो कैसे, T का वैल्यू 0 करो तो ये भी 0, ये भी 0 और S भी 0 आ गया, मतलब ये ऑरिजिन से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। और ऑरिजिन से पास करता हुआ हमको एक पैराबोला बनाना है, ठीक है। तो ये जो पैराबोला होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस तरह का होगा, ठीक है। क्या दिख रहा है ग्राफ, कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ये गाड़ी चल रही है और ये गाड़ी एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जैसे घर से चलाना स्टार्ट किए तो बहुत स्लो स्पीड में चले, मतलब 5-10 का स्पीड है। जैसे जैसे पिकअप आगे बढ़ रहा है गाड़ी, इसका पिकअप भी बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। तो स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन तुम ये सोचो कि अगर स्पीड बढ़ते रहेगा तो डिस्टेंस का जो रेट है वो बढ़ने लगेगा। पहले कम डिस्टेंस कवर करेगा, आगे जाके जब उसका स्पीड बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसी टाइम में। जैसे पहले स्पीड कम था तो पहले मान लेते हैं 1 मिनट में 100 मीटर कवर किया, लेकिन अगर स्पीड बढ़ गया तो अब उसी 1 मिनट में वो 200-300 मीटर कवर करेगा, मतलब डिस्टेंस बहुत तेजी में बढ़ेगा। देखो
पहले डिस्टेंस उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब डिस्टेंस बहुत तेजी में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये हो गया फाइनली मेरा एसटी ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया। हम कोशिश किए हैं कि बहुत कम टाइम में सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर पाए। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।